जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखिए बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। कक्षा 12 में पहला चैप्टर आपका है जीवों में जनन, जो कि बोर्ड पेपर के पैटर्न पे अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जनन क्या है और जनन होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रजनन क्यों ज़रूरी है हर प्राणी के लिए। तो आओ देखो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर नंबर 1 है जीवों में जनन, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखें सबसे पहला इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जीवन काल। जीवन काल या इसी को और हम लोग कहते हैं जीवन अवधि, है ना। इसको और क्या कहता है? जीवन अवधि। इसको हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। दूसरी बात देखें, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन, है ना। लाइफ स्पैन कहा जाता है। लाइफ स्पैन यानी किसी जीव का कितना जीवन काल होता है वो इसकी लाइफ स्पैन कहलाती है। तो बहुत ध्यान सुने, किसी जीव का प्राकृतिक जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल। यानी किसी जीव का जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल। तो लिखेंगे किसी जीव की प्राकृतिक जन्म से मृत्यु तक की अवधि उसका जीवन काल कहलाता है। ये ठीक। तो किसी जीव की प्राकृतिक जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक की अवधि उसका जीवन काल कहलाता है। यह जीवन काल कुछ घंटों से कुछ मिनटों तक हो सकता है या वर्षों तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जीव कौन कौन से हैं। जैसे हर जीव का लाइफ स्पेन या जीवन काल अलग अलग होता है ना। तो देखें सबसे अधिक जीवन काल किसका होता है? तो एक पौधे का नाम है सिकोआ सर्पेंटाइना। उसको हम लोग बोलते हैं रेडवुड ट्रीज, है ना। उसको बोलता है रेडवुड ट्रीज, सिकोआ सर्पेंटाइना या सिकोआ ही सिर्फ आप लोग लिख लें, ठीक। ये हाँ ठीक, सिकोआ या इसी को बोलता है रेड वुड ट्रीज। इसी को हम लोग बोलते हैं रेड वुड ट्रीज। इसका जीवन काल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है वो देखें, 3000 से 4000 तक। यानी 3000 वर्ष से 4000 वर्ष तक। तो यहां हम लोग लिख लेंगे ईयर। तो कितना साल? 3000 से 4000 वर्ष तक होता है। तो सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन इसी का होता है। एक पौधा और है देखें, फाइकस रिलीजियोसा, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइकस या पीपल बोला जाता है। पीपल का नाम आपने सुना होगा, तो उसको वैज्ञानिक नाम उसका है फाइकस रिलीजियोसा। उसका जीवन काल कितना होता है? 2000 से 3000 तक। यानी 2000 साल से 3000 साल तक होता है। तो हम लिखेंगे फाइकस या इसे बोलते हैं पीपल। फाइकस रिलीजियोसा वैज्ञानिक नाम है और सिकोआ सर्पेंटाइना ये इसका वैज्ञानिक नाम है।
इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो इसका लाइफ स्पेन होता है 2000 से 3000 ईयर्स तक। 2000 से 3000 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पेन होता है। ठीक, आगे आओ हम लोग अब देखते हैं अगला। हाँ तो देखिए आगे हम लोग अब कुछ जीवों के जीवन काल हम लोग देखते हैं। जैसे बहुत सारे जीव हैं उनके जीवन काल हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन काल कितने कितने वर्ष होते हैं। सबसे पहले देखें बनायन ट्री है ना, उसका कितना होता है 200 ईयर्स, मतलब 200 साल तक ये रहता है। जो बनायन ट्री होता है वो 200 होता है। एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है 65 वर्ष। तो बनाना का कितना होता है 200 वर्ष, एलिफेंट कितना 65, टॉर्टॉइस का 200, पैरट का 140, पैरट कितना 140, ईगल का कितना 90, और हार्स घोड़े कितना 60, जितना हमारा उतना घोड़े का, इसमें 5 और प्लस कर दो ना। मैक्सिमम एज हम लोग की जो मानी गई है वो 65 साल, मनुष्य का जो होता है वो 65 साल होता है। तो हार्स घोड़े कितना साल होता है 60। फिर से आ जाओ, बनायन ट्री 200 वर्ष, एलिफेंट 65, टॉर्टॉइस 200, पैरट 140, ईगल 90, हार्स 60। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। आगे बढ़ो, आगे देखिए मगरमच्छ का कितना 60, जितना हार्स का उतना मगरमच्छ का उतना फल मक्खी का। देखें फिर से, जितना किसका, जितना हार्स का 60 वर्ष उतना मगरमच्छ का 60 वर्ष उतना फल मक्खी का। ठीक, आगे देखें। उसके बाद कैट का देखो, कैट का 35 से 40 साल, कैट का कितना 35 से 40 साल। आगे वेल का देखें, वेल का कितना होता है 35 से 40, इसका भी देखो दोनों का सेम है ना। मंकी के देखिए, मंकी कितना होता है 26, जितना मंकी का उतना गाय का, जितना मंकी का उतना गाय का। मंकी कितना 26, गाय कितना 26, इसी में एक कम कर दो तो हमारा केले का हो जाएगा। केले कितना होता है 25 वर्ष। आगे आओ, गाय का हमारा हो गया, मंकी का हो गया 26 साल, कुत्ता का देखो 20 से 30 साल, 20 से 30 साल। आगे देखिए गुलाब कितना होता है 10 वर्ष। तितली बटरफ्लाई इसको बोलते हैं 1 से 2 वर्ष। ठीक, एनसीईआरटी में देखिए ये दिया गया है, इनको फिल करना है। जैसे बटरफ्लाई का दिया होगा, ये इसका एलिफेंट का दिया गया, टॉर्टोइस का छूट दिया है, पैरट का दिया गया है, इन सब का फिल करना है। वहां उसमें गैप दिया गया, उसको फिल करके आप लोग भर लेंगे। इसमें देखिए इतना जो आपके एनसीईआरटी बुक में है जितना उतना यहाँ पे आपको बता दिया गया। आओ इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जनन। जनन किसे कहा जाता है? अभी आगे हम आपको बताएंगे कि जनन आवश्यक है क्यों, हर प्राणी के लिए जनन आवश्यक है, ऐसा क्यों। तो जनन की परिभाषा को ध्यान सुने। यह एक जैविक क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नई संतति को जन्म देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यह एक जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतान को जन्म देते हैं। ठीक, आओ तो लिखेंगे यह एक जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक, तो यह एक जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं। इसी चीज को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसी परिभाषा को हम लोग और कैसे कह सकते हैं कि जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। हम लोग क्या कह सकते हैं, जीवों द्वारा अपने समान नई संतति
उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है ना। तो इसको हम लोग चाहे ऐसे कहें, यह एक जैविक क्रिया है जिसमें अपने समान जीव एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग जनन कहते हैं। या इसी को हम लोग कह सकते थे जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। अब आगे देखो प्रश्न, जनन के क्या है? जनन के फैक्ट क्या है? मतलब हम लोग कहें जनन के कार्य, जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्वेश्चन पेपर में आएगा, बताइए कि जनन जीवों के लिए आवश्यक है क्यों, है ना। तो देखिए, जनन जीवों के लिए आवश्यक है क्यों, ऐसा क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए अगर एक जीव जनन नहीं करेगा, कोई भी जीव अगर जनन नहीं करेगा तो उसकी जो पीढ़ी है वो दिन ब दिन खत्म होती जाएगी, है ना। जैसे अगर मानव जनन करना बंद कर दे तो मानव की जाति कुछ सालों में विलुप्त हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। यानी कोई भी जीव अगर जनन करना बंद कर दे तो उसके जो जीव नई संतति हो रही है, नई संतानें जो हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी। ठीक, तो अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवन आवश्यक है। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवन आवश्यक है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है? देखिए, जनन से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जनन से जीवों में विभिन्नताएं, एक से ना जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये चीज हम लोग जान लिए कि जनन जीवों के लिए आवश्यक है क्यों, ऐसा क्यों। आओ हम लोग पढ़ते हैं आगे देखें जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग जो है वो 3 प्रकार के पढ़ते हैं। एक है लैंगिक जनन, एक है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है कायिक जनन। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में ऐसा पूछ लेंगे कायिक जनन किसे कहते हैं ना, कायिक जनन किसे कहते हैं, ये पूछ लेते हैं पेपर में। तो देखें, जन्म कितने प्रकार के बताओ जरा हमको, जन्म कितने प्रकार के? तो आंसर है 3 प्रकार के। कौन कौन से? लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन। कौन कौन से? लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन। एक को देखो इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप नहीं, हाँ ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, 1 बाय 1 करके हम लोग देख लें। इसको हम लोग बोलेंगे ठीक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आओ हम लोग पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। चलो, जन्म में पहला हम लोग देखें तो हमने अब तक सीखा कि जन्म किसे कहते हैं। अब सीखेंगे लैंगिक, या हम लिखें पहले, कोई दिक्कत नहीं, अलैंगिक जन्म लिख लो पहले। अलैंगिक जन्म। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अलैंगिक जनन आखिर है क्या और किन प्राणियों में यह पाया जाता है। तो जितने भी एक कोष के जीव हैं, जैसे प्रोटोजोआ है ना, मुंडा, ये सब जितने भी हैं उनमें क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा, सवाल आपके मन में आएगा कि अलैंगिक जनन होता क्या है, अलैंगिक जनन पाया कहाँ जाता है। तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि अलैंगिक जनन एक कोष के जीवों में पाया जाता है। अब सवाल यह है कि एक कोष के जीव किसे कहते हैं? ऐसी जीव जिनकी बॉडी में सिर्फ 1 सेल पाया जाए, एक ही कोष का पाया जाए, उसको बोलते हैं एक कोष के जीव।
हम लोग जो है वो बहुकोशिकीय जीव है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक, तो देखें अलैंगिक जनन, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? अलैंगिक, लैंगिक का मतलब दो लोग मिले, लैंगिक का मतलब दो लोग है ना, लेकिन अलैंगिक का मतलब सिंगल, यानी जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो लिखेंगे जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन कहलाती है। दूसरी बात देखिए, अब बताओ क्या इसमें युग्मक मतलब गैमीट, गैमीट क्या बनेगा? क्या इसमें युग्मक बनेंगे? नहीं। युग्मक कब बनता है? जब दो जनक आपस में मिले, जब दो जनक आपस में मिले तो बनता है गैमीट। अब देखिए एक टर्म कभी कभी आ जाता है गैमीटोजेनेसिस, ऐसे पूछ लेंगे आपसे, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस है ना। तो हम लोग कह सकते हैं गैमीटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट is known as गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट का निर्माण, युग्मक के बनने की क्रिया, युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है? गैमीटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। देखिए अब हमने कहा कि गैमीट जब कब बनेगा? जब दो क्या मिले? जनक। जब दो जनक मिलते हैं तब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग बताएंगे लैंगिक जनन में, हम आपको बताएंगे कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें देखिए क्या इसमें युग्मक का निर्माण होगा? तो आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह एक अलैंगिक जनन है, सिंगल सेल इसमें यूज होती है ना। तो सिंगल सेल यूज होती है तो इसमें जनक युग्मक का निर्माण नहीं होगा। तो अब पॉइंट लिखेंगे, अब देखें उसमें अगला पॉइंट लिखेंगे आप, अलैंगिक जनन में युग्मक बोले तो गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, तो आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं कि जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, आप कहोगे हैप्लॉइड। ठीक, तो अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। दूसरी बात ये कहा जाता है, एक टर्म आता है इसमें क्लोन, बहुत ही अच्छा टर्म है कि क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन को हम लोग बोलते हैं हूबहू, जुड़वा, हमशक्ल। क्लोन को ही हम लोग बोलते हैं हूबहू, मिलते जुलते। जैसे मेरा कोई क्लोन आ जाए है ना, तो बिल्कुल मेरी तरह दिखेगा वो, है ना। मेरा हमशक्ल आ जाए तो मेरी तरह दिखेगा। तो इसमें जो अलैंगिक जनन से जो पौधे प्राप्त होते हैं वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं, देखने में पौधे एक दूसरे के जैसे लगते हैं। तो क्लोन होता क्या है?
तो क्लोन का शाब्दिक अर्थ समझ लें। क्लोन का मतलब होता है हम शक्ल जुड़वा, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक जैसे दिखने वाले। जो संतति पैदा होंगी इसमें, अलैंगिक जनन में जो संतति पैदा होंगी वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली यानी आकार की और जेनेटिकली मतलब आनुवंशिकी रूप से एक दूसरे के समान रहते हैं, इसलिए ये एक दूसरे क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। अब देखिए हम लोग लिखते हैं अगला पॉइंट, जनक एवं संतति। आकार की बोले तो मॉर्फोलॉजिकली, आकार की कामा आनुवंशिकी रूप से एक दूसरे के समान होते हैं। इस कारण अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को या संतति को क्लोन कहा जाता है, क्लोन कहते हैं। ठीक, क्लोन का एक नाम और है पूर्वजक, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है पूर्वजक, पूर्वजक कहते हैं। लेकिन आप मतलब इसका समझ लें, क्लोन का मतलब होता है जुड़वा, हम शक्ल, एक दूसरे के समान दिखने वाला। ठीक, एक बार फिर से देख लें, अभी तक जो हमने पढ़ा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। दूसरी बात, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान रहेंगे, जनक एवं संतति एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली मतलब आकार की और आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, जिस कारण इन जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।